क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया किससे बनी है? हमारे खाने से लेकर जो कपड़े हम पहनते हैं और उन दवाइयों तक जो हमें स्वस्थ रखती हैं, हर जगह एक खास तत्व मौजूद होता है। ये तत्व कार्बन है। कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका सिंबल C है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, जिसका मतलब है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4 है। इसका मतलब है कि इसकी सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल होने के लिए एक एटम को अपनी सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कार्बन न तो सिंपलिसिटी से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये क्या करता है? ये अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एटम के साथ शेयर करता है ताकि मजबूत बॉन्ड बन सके। एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों के इस शेयरिंग से एक खास प्रकार का बॉन्ड बनता है जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड होता है जो एक या एक से ज्यादा पेयर इलेक्ट्रॉनों के आपसी शेयरिंग से बनता है। जब कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है तो वह 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यह उसे 4 दूसरे एटम से जुड़ने देता है जो दूसरे कार्बन एटम या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजन जैसे दूसरे तत्वों के एटम हो सकते हैं। यह शेयरिंग यह सुनिश्चित करती है कि दोनों भाग लेने वाले एटम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करें जो सबसे करीब के नोबल गैस जैसा हो। यही कार्बन कंपाउंडों की बड़ी संख्या का राज है जो हम देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बनने वाले कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। इन कंपाउंडों के बहुत ही अलग गुण होते हैं। सबसे पहले उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंडों के मॉलिक्यूलों के बीच आकर्षण बल बहुत फ्यूअर्स और होते हैं। इन फ्यूअर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेकने के लिए थोड़ी सी हीट एनर्जी काफी होती है। दूसरा, कोवेलेंट कंपाउंड आमतौर पर बिजली के खराब कंडक्टर होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें आयन या चार्ज्ड पार्टिकल नहीं होते हैं। चूंकि बिजली का करंट ले जाने के लिए कोई फ्री मूविंग आयन नहीं होते हैं, वे बिजली का संचालन नहीं कर सकते हैं। आयोनिक कंपाउंडों के विपरीत जो अपनी पिघली हुई अवस्था में अच्छे कंडक्टर होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंडों के गुण कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर का सीधा परिणाम है। जबकि एटम को एक मॉलिक्यूल के अंदर एक साथ रखने वाला बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, अलग अलग मॉलिक्यूलों के बीच के बल फ्यूअर्स और होते हैं। यह बताता है कि मीथेन, इथेनॉल और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे पदार्थ फ्यूअर के तापमान पर गैस, तरल या नरम ठोस के रूप में क्यों मौजूद होते हैं। फ्री आयन बनाने में उनकी अक्षमता उन्हें आमतौर पर पानी में असॉल्युबल भी बनाती है, जो एक पोलर सॉल्वेंट है। हालांकि वे बेंजीन या ईथर जैसे अनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को समझना कार्बन केमिस्ट्री की आकर्षक दुनिया को अनलॉक करने का पहला कदम है। कार्बन वाकई में एक यूनिक और वर्सेटाइल एलिमेंट है। इसके लाखों कंपाउंड बनाने की क्षमता 2 खास प्रॉपर्टीज की वजह से है। पहली प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन एक एलिमेंट स्पेशल कर कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जिससे उसके एटम एक साथ जुड़कर लंबी सीधी चेन, ब्रांच चेन या अलग अलग साइज की क्लोज्ड रिंग भी बना सकते हैं। कोई दूसरा एलिमेंट कैटेनेशन को उस हद तक नहीं दिखाता जितना कार्बन करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बहुत मजबूत और स्टेबल होता है। ये स्ट्रेंथ कार्बन एटम की लंबी स्टेबल चेन बनाने की इजाजत देती है, जो अनगिनत अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों के लिए बैकबोन का काम करती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो कार्बन को इतना खास बनाती है वह उसकी टेट्रावैलेंसी है। जैसा कि हमने चर्चा की, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका मतलब है कि एक कार्बन एटम 4 दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये एटम दूसरे कार्बन एटम या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन जैसे अलग अलग एलिमेंट के एटम हो सकते हैं। 4 मजबूत बॉन्ड बनाने की यह क्षमता कार्बन को बहुत बड़ी संख्या में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने की शक्ति देती है। एक बिल्डिंग ब्लॉक की कल्पना करें जिसमें 4 कनेक्शन पॉइंट हों। आप उससे लगभग अनगिनत स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कार्बन प्रकृति का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक है, जो जीवन के लिए जरूरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन और डीएनए बनाता है। कार्बन जो सबसे आसान कंपाउंड बनाता है वे हाइड्रोजन के साथ होते हैं। इन कंपाउंडों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, हाइड्रोकार्बन अनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें पूरी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन एटम होते हैं। वे अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। हम हाइड्रोकार्बन को 2 मुख्य प्रकारों में क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कार्बन एटम केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक कार्बन एटम ज्यादा से ज्यादा दूसरे एटम से जुड़ा होता है। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दूसरी ओर वे होते हैं जिनमें 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इन मल्टीपल बॉन्ड की वजह से उनमें उसी कार्बन एटम की संख्या वाले संबंधित एल्केन की तुलना में कम हाइड्रोजन एटम होते हैं। हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आगे 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उन्हें एल्कीन कहते हैं। जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें एल्काइन कहते हैं। इन डबल या ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को उनके सैचुरेटेड साथियों की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव बनाती है, क्योंकि इन मल्टीपल बॉन्ड को दूसरे एटम जोड़ने के लिए ब्रेका जा सकता है। केमिस्ट्री में लाखों कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण करने का एक व्यवस्थित तरीका होना बहुत जरूरी है। नामकरण की इस प्रणाली को नोमेनक्लेचर कहते हैं। हाइड्रोकार्बन के लिए नाम मुख्य चेन में कार्बन एटम की संख्या पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, एक कार्बन एटम वाले कंपाउंड का नाम मेथ से शुरू होता है, 2 वाले का एथ, 3 वाले का प्रोप और इसी तरह। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन के लिए नाम एन सफिक्स के साथ समाप्त होता है, तो CH4 मीथेन है और C2H6 ईथेन है। डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्कीन के लिए सफिक्स ईन होता है। उदाहरण के लिए C2H4 इथीन है। ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए या एल्काइन के लिए सफिक्स आइन होता है। उदाहरण के लिए C2H2 इथाइन है। कभी कभी
दूसरे एटम या एटम के ग्रुप, जिन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोकार्बन चेन में एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम को बदल देते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के रासायनिक प्रॉपर्टीजों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि क्लोरीन जैसा हैलोजन एटम हाइड्रोजन को बदल देता है तो हमें एक हैलोएल्केन मिलता है, जिसका नाम क्लोरो जैसे उपसर्ग को जोड़कर रखा जाता है। यदि एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड एक अल्कोहल है और इसका नाम ओनेल के साथ समाप्त होता है। उदाहरण के लिए, इथेनॉल एक एल्डिहाइड ग्रुप ऑल सफिक्स देता है, जैसे इथेनॉल, जबकि एक कीटोन ग्रुप ऑन सफिक्स देता है। उदाहरण के लिए, प्रोपेनोन। ये व्यवस्थित नामकरण हमें केवल नाम से ही कंपाउंड की संरचना और प्रॉपर्टीजों की पहचान करने में मदद करता है। कार्बन कंपाउंड्स कई महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। सबसे आम में से एक कंबशन है। जब कार्बन कंपाउंड्स, स्पेशल कर हाइड्रोकार्बन, पर्याप्त ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाए जाते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यही वजह है कि LPG और पेट्रोल जैसे ईंधन ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मीथेन का कंबशन है। CH4+ 2 O2 देता है, CO2+ 2 H2O+ हीट। एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इथेनॉल को अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करके इथेनोइक एसिड में ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। एल्कीन और एल्काइन जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन से गुजरते हैं। एक एडिशन रिएक्शन में एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड के पार जुड़ते हैं। इसे ब्रेक कर एक सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं। उदाहरण के लिए, इथीन निकल जैसे कैटेलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इथेन बना सकता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं और इसका उपयोग वनस्पति ऑयलों को, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, वनस्पति घी जैसे ठोस वसा में चेंजने के लिए किया जाता है, जो सैचुरेटेड होते हैं। हालांकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से गुजरते हैं। इस रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन के एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे एटम या एटम के ग्रुप द्वारा बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए, मीथेन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, जहां एक क्लोरीन एटम एक हाइड्रोजन एटम को बदल देता है। दो बहुत ही जरूरी कार्बन कंपाउंड्स जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं वे हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल या C2H5OH एक रंगहीन लिक्विड है जिसे आमतौर पर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये सभी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। क्योंकि यह एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसका उपयोग टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक जैसी दवाओं में किया जाता है। इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। कभी कभी इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर गैसोहोल बनाया जाता है। जब इसका सेवन किया जाता है तो यह नशे का कारण बन सकता है और शरीर पर गंभीर इफेक्ट्स डालता है। इथेनोइक एसिड या CH3COH, जिसे आमतौर पर एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, सिरके का मुख्य घटक है, जो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल होता है। इसका स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। इथेनोइक एसिड का उपयोग अचार और सॉस में प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। इसका उपयोग सॉल्वेंट के रूप में और एस्टर जैसे विभिन्न रसायनों के निर्माण में भी किया जाता है, जिनमें मीठी, हल जैसी गंध होती है, और इनका उपयोग परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में किया जाता है। एसिड कैटेलिस्ट की मौजूदगी में इथेनोइक एसिड का इथेनॉल के साथ रिएक्शन एक एस्टर बनाता है। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ये दो कंपाउंड, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, दिखाते हैं कि एक साधारण फंक्शनल ग्रुप जैसे इथेनॉल में OH और इथेनोइक एसिड में COH की मौजूदगी एक साधारण दो कार्बन चेन के प्रॉपर्टीजों और उपयोगों को कितनी नाटकीय रूप से बदल सकती है। अब हम साबुन और डिटर्जेंट पर चर्चा करते हैं, जो सफाई के लिए जरूरी हैं। साबुन लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, जिन्हें फैटी एसिड भी कहते हैं, के सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं। एक साबुन के मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन टेल जो हाइड्रोफोबिक या पानी को नापसंद करने वाली होती है, और एक आयोनिक हेड जो हाइड्रोफिलिक या पानी को पसंद करने वाला होता है। जब साबुन को पानी में मिलाया जाता है तो मॉलिक्यूल मिलकर माइसेल्स नामक गुच्छे बनाते हैं। एक माइसेल में हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की ओर किसी भी तैलीय गंदगी की ओर इशारा करती है, जबकि हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की ओर पानी के संपर्क में रहते हैं। यह संरचना चिकनी गंदगी को अपने केंद्र में फंसा लेती है, जिससे इसे पानी से धोया जा सकता है। डिटर्जेंट भी सफाई एजेंट होते हैं, लेकिन वे रासायनिक रूप से सोपों से अलग होते हैं। वे आमतौर पर लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट होते हैं। सोपों की तरह डिटर्जेंट मॉलिक्यूलों में भी एक हाइड्रोफोबिक टेल और एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और वे गंदगी हटाने के लिए माइसेल्स भी बनाते हैं। डिटर्जेंट का मुख्य फायदा यह है कि वे कठोर पानी में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट होते हैं। साबुन इन साल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम नामक एक असॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो उनकी सफाई दक्षता को कम करता है। हालांकि डिटर्जेंट कठोर पानी के साथ स्कम नहीं बनाते हैं, जिससे वे ऐसी परिस्थितियों में अधिक प्रभावी सफाई एजेंट बन जाते हैं। यही कारण है कि डिटर्जेंट का व्यापक रूप से शैम्पू और कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है।